going to start with macroeconomics. देखो, मैक्रो का मतलब ये होता है लार्ज, बिग. व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर स्टडीड ऑन द लेवल ऑफ कंट्री. हम जब पूरे, अभी देखो माइक्रो में आपने क्या पढ़ा लास्ट ईयर? डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड, मतलब एक इंडिविजुअल का डिमांड बिहेवियर या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का. फिर आपने प्रोडक्शन पढ़ा, कॉस्ट पढ़ा, रेवेन्यू पढ़ा, वो प्रोड्यूसर. लेकिन हम इंडिविजुअल्स को पढ़ रहे थे ना, इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को. बट अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये इट इज अ साइंस या इट इज अ एक्टिविटी वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर स्टडीड एट द नेशनल लेवल, वेयर द होल इकोनॉमी इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट. जब हम पूरी इकोनॉमी को, जैसे है, देखो ना कितने एग्जांपल्स हैं. जैसे अभी हम कितने ही एग्जांपल हैं, सिर्फ दिमाग नहीं काम करता. जैसे हम इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 13% है, तो पूरी कंट्री का है ना वो, तो मैक्रो लेवल स्टडी हुई. या हमारा नेशनल इनकम इतना है, तो कंट्री के लेवल पे हुआ. या हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी है, ये हुआ. या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी थोड़े दिन पहले क्रेडिट पॉलिसी, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का रिवाइज किया, रिविजिट किया, तो पूरी कंट्री के लिए. सो व्हेन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर स्टडीड एट द कंट्री और द नेशंस लेवल, वेयर द होल कंट्री या होल इकोनॉमी इज स्टडीड एज अ सिंगल यूनिट, पूरी इकोनॉमी को एज अ सिंगल यूनिट हम स्टडी करते हैं, दैट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स. और मैक्रो लेवल पे, अरे आपने माइक्रोस्कोप नहीं देखा? माइक्रोस्कोप में माइक्रो मीन्स स्मॉल, whereas macro means large. So when we study economic activities at the large level or the country's level or the economy level, that becomes macroeconomics. और macroeconomics की importance, रोल इतना ज़्यादा है कि आप बुक को छोड़ो अपने दिमाग से लिख सकते हो. गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं तो मैक्रो इंडिकेटर्स उन्हीं के बेसिस पे बनती है. फिर कंट्री में इन्फ्लेशन पता चल रहा है, मतलब कंट्री का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कि whether we are going through inflation or deflation, that everything is studied under macroeconomics. Country's money, monetary system is studied under macroeconomics. अच्छा, किसी भी देश की जो प्लानिंग होती है वो मैक्रो लेवल पे होती है, कंट्री लेवल पे ही होती है. सो देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इट, उसका रेलेवेंस काफ़ी है मैक्रो इकोनॉमिक्स का. अब इसमें पहला यूनिट जो है आपका, ये नेचर, इंपॉर्टेंस, ये तो कॉमन सिंपल है. मैक्रो इकोनॉमिक किसी भी देश का इकोनॉमिक स्टेटस बताता है, उसका फॉरेन ट्रेड कैसा चल रहा है उसका इंडिकेटर है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट और इनकम का स्टेटस क्या है उसका भी इंडिकेटर है, पॉलिसीज कैसी बनानी है उसमें हेल्प करता है. गवर्नमेंट का बड़े तरह के बजट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का. तो इसका तो काफ़ी रोल है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है. अब आपका जो पहला यूनिट है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. हिंदी में इसको बोलें तो ये बनेगा राष्ट्रीय आय और उससे जुड़ी हुई अवधारणाएं, मीन्स द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें हम पहले 2-3 चीज़ें क्लियर कर लेते हैं. देखो, जब भी हम पॉलिटिकल चीज़ पढ़ रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, देन वी आर कंसर्न्ड अबाउट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, कि देश हमारा कितना है, व्हाट इज इंडिया. लेकिन इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी इज मच वाइडर देन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज. क्यों? देखो, अभी हमारा ओएनजीसी है, वो वियतनाम में जाके ड्रिलिंग कर रहा है ऑफशोर. फिर हमारा ओएनजीसी वीओएनजीसी है, विदेश ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, वो अफ्रीका में जाके ड्रिलिंग कर रहा है. तो वो तुम्हारी टेरिटरी से बाहर है, लेकिन दे आर ब्रिंगिंग प्रॉफिट्स, दे आर ब्रिंगिंग इनकम टू कंट्री, तो वो भी तो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है. सो इन इकोनॉमिक्स डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक पे आपके एमसीक्यू बनते हैं. और एक 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना, आप देख रहे हैं पुराने क्वेश्चन पेपर्स में मैक्रो के, कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अवर डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉट एंड गिव रीजन. तो वो 3 दे देगा, 2-2 मार्क्स के, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन बना देगा. तो ऐसे भी आ सकता है ये. तो किसी भी देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी, इन नॉर्मल सेंसेस या एक आम आदमी, एक लेमैन की लैंग्वेज में, तो वो ही है डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द लैंड विच इज
जो इंडिया का मैप में जो लैंड है, द लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, वो बन जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में इट इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट। व्हाट इंक्लूड्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी? देयर आर 5 कंपोनेंट्स टू इट। पहला तो वही आ गया कि लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर जो हमारी जमीन है वो ही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है एक तो। दूसरा, टेरिटोरियल वाटर्स। यू नो व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर्स? इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय जल प्रपात। रुको मैं बताता हूं आपको एग्जांपल लेके। हमारा पेनिसुला ऐसा है, डेक्कन पेनिसुला। किसी भी, ये जनरल नॉलेज भी है और इकोनॉमिक्स में भी है, किसी भी देश में जो उसका कोस्ट लाइन है, उसकी जो तट रेखा है, उससे 14 नॉटिकल माइल्स हमारी कोस्ट लाइन से 14 नॉटिकल माइल्स हर तरफ, अब उसके अंदर से ऑयल निकले, कोल निकले, फिशिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसको हम मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं एंड दैट बिकम्स पार्ट ऑफ अवर जीडीपी। वो हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट बनता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में मैं फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, पहला कंपोनेंट है डोमेस्टिक टेरिटरी में द लैंड विद इन द पॉलिटिकल। लिख लो आप, मेरे ख्याल से बुक में बड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया होगा, मैं आपको सिंपल से 4 पॉइंट लिखाता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, द लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सेकंड, टेरिटोरियल वाटर्स। और व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर्स? आई जस्ट टोल्ड यू, फ्रॉम द कोस्ट लाइन 14 nautical miles of the territory of the open sea is also a part of our domestic territory। वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा है। सेकंड हो गया। फिर थर्ड, चाहे वो शिप हो, एयरक्राफ्ट हो, फिशिंग वेसल हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिग्स हो, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो, if they are operated and owned by an Indian or a resident, that is also a part of our domestic territory। I think you better write it, क्योंकि बुक्स में इतना नहीं दिया डिटेल में, उन्होंने 2-4 ही चीजें मेंशन की होंगी शायद। शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, if they are operated and owned by a resident, they are also a part of our domestic territory। तो ये हो गए 3 अभी तक। लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, सेकंड टेरिटोरियल वाटर्स, एंड थर्ड शिप्स, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, if they are operated and owned by a resident। देखो ना यार, कॉमन सेंस है ना, ये ऐसे ही क्यों समझना, याद क्यों करना है आपको, समझ में ही आना चाहिए ना। अब किंगफिशर एयरलाइन है, वो उड़ रही है मान लो रियो डी जेनेरियो और लंदन के बीच में, फ्लाइट्स हैं उसकी, वो तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से नहीं है, एक लैटिन अमेरिका से उड़ रहा है, यूरोप में जा रहा है, लेकिन वो जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जो फैक्ट्री इनकम अर्न कर रहा है, वो तो हमारी नेशनल इनकम में ऐड हो रहा है ना। तो इस तरह से वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा बन जाता है। इसलिए इकोनॉमिक्स में किसी भी देश की घरेलू सीमा या डोमेस्टिक टेरिटरी इज बिट वाइडर देन इन कॉमन नॉर्मल सेंसेस। सो दैट मेक्स 3। नाउ फोर्थ इज एम्बेसीज, हाई कमीशन एंड कॉन्सुलेट जनरल्स, सीजीज। एम्बेसीज, हाई कमीशन एंड कॉन्सुलेट जनरल्स लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी देश में हो, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट है। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ वृंदा बोलो। सर वो आपने लास्ट क्या बोला था?
कॉन्सुलेट होते हैं, फाइनेंशियल कॉन्सुलेट्स होते हैं जो, कॉन्सुलेट जनरल, एम्बेसीज। हाँ, देखो इसका मतलब भी समझ लो। जैसे अभी आप दिल्ली में जाओगे, चाणक्यपुरी वाली साइड देखना, वो पूरी एम्बेसीज की लेन ही है पूरी, वो हर दुनिया की हर कंट्री की एम्बेसी है वहां पे। अब एम्बेसी का जो उसका प्रेमाइस है, उसकी चार दीवारी है, उसके अंदर वो उस कंट्री का रूल है, वो इंडिया नहीं है, दिल्ली का रूल नहीं, दिल्ली की सरकार नहीं चलेगी वहां। जैसे हमारी इंडियन एम्बेसी है इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में जिस पैरामीटर में, जिस जमीन पर वो हमारी एम्बेसी लोकेटेड है, उसकी जो चार दीवारी है, उसके अंदर इंडिया का लॉ और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, वहां पे पाकिस्तान का नहीं चलेगा। होता ही ऐसे है। तो ये भी हमारी डोमेस्टिक, क्योंकि उसका सारा जो सैलरी जा रही है वो तो इंडिया से जा रही है ना, एक्सपेंसेस जो उनकी खर्चा हो रहा है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा है। एंड लास्ट इज, फिफ्थ कंपोनेंट इज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हमारी इंडियन आर्मी पीस कीपिंग फोर्स जाती है ना यूएन मिशंस में, मान लो उगांडा गई, सोमालिया गई, सूडान गई, तो जिस जगह पे वो लोकेटेड होंगे वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है वो इंडिया से आ रहा है या जा रहा है। और हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एंड इकोनॉमिक्स तो वो सब्जेक्ट है विच स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस। तो ये पांच कंपोनेंट हो गए। दिस 5 कंपोनेंट कंप्राइजेस डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। फर्स्ट, द लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज या इंटरनेशनल बाउंड्रीज के अंदर अंदर जो जमीन है हमारी। सेकंड, टेरिटोरियल वाटर्स, उसका ये है कि 14 नॉटिकल माइल्स तक जो भी रिसोर्स निकल रहे हैं, फिशिंग हो रही है, कुछ भी है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है टाइडल से, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। थर्ड वाज शिप्स, एयरक्राफ्ट, oil and natural gas rigs, floating platforms. If they are owned and operated by a resident, they are also part of our domestic territory. फिर फोर्थ था embassies, high commissions and consulate generals located anywhere in the world, वो भी हमारी domestic territory का ही हिस्सा है। And finally, military establishments around the world, जहां भी located हों, they are also a part of our domestic territory. तो ये आ गया आपका पहला टॉपिक, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश की घरेलू सीमा इकोनॉमिक्स के टर्म्स में ये है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, ये हमें करना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा फिर आगे कैसे करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश का सामान्य निवासी। पहले तो अब ये क्लियर समझ लो कि सामान्य निवासी या नॉर्मल रेजिडेंट डज नॉट नेसेसरली मीन्स एन इंडिविजुअल। नॉर्मल रेजिडेंट कैन बी एन इंडिविजुअल, वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, कोई एजेंसी भी हो सकती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन, संस्था भी हो सकती है। बहुत सारी हैं, बड़े एग्जांपल्स हैं। इसके लिए सिर्फ 2 ही कंडीशंस हैं। पहली कि नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए वो 1 साल से ज्यादा समय से उस देश में रह रहा होना चाहिए। पहली बात, हम नॉर्मल रेजिडेंट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो नॉर्मल रेजिडेंट होगा उसी को तो इंक्लूड करेंगे ना नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। जो हमारे देश का निवासी है नहीं होगा उसको तो हम थोड़ी ना ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे। और जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो हमने पिछला टॉपिक किया, वो भी इसलिए जरूरी है कि हमें जब डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो कम से कम इतना तो पता हो कि डोमेस्टिक टेरिटरी कहां तक है हमारी। तो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स ओनली 2 कंपोनेंट्स। फर्स्ट, दैट इंडिविजुअल, एजेंसी और एन ऑर्गेनाइजेशन जो भी है शुड बी रिजाइडिंग इन द कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, या एटलीस्ट 1 ईयर तो होना ही चाहिए, पूरा कैलेंडर ईयर देश में रह रहा होना चाहिए। एंड सेकेंड, हिज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट शुड लाई विद दैट कंट्री, उसका जो रुचि का केंद्र है उस देश के साथ ही जुड़ा होना चाहिए। एंड व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस मीन्स कि जहां पे वो वहीं से इनकम अर्न कर रहा है, वहीं पे ही कंज्यूम कर रहा है, वहीं पे ही सेव कर रहा है,
वहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है। अब मान लो यहाँ पे इंडिया में कोई जापानीज काम कर रहा है, ठीक है, वो रह रहा है इंडिया में और यहां से सैलरी जो है वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए जितना उसको कंज्यूम करना है उतना वो खर्चा करता है, रेस्ट ही सेंड्स टू जापान। तो वो तो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं ना हुआ फिर हमारा, वो तो हमारा हो गया फैक्टर इनकम जो विदेशों को जा रही है, लेबर या वेजेस जो हम बाहर विदेशों को पे कर रहे हैं। लेकिन वही जापानीज अगर ऐसा हो कि है जापानीज है, लगा हुआ इंडियन कंपनी में, रह रहा है नोएडा में, वहीं पे उसने लिया हुआ क्वार्टर या अपना फ्लैट लिया हुआ है, वहीं पे बैंक अकाउंट खुला के वहीं पे सेव कर रहा है, यहीं पे शेयर्स भी खरीद रहा है और सब कुछ यहीं पे कर रहा है, तब वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा इंडिया का। तो नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर कभी एग्जामिनर पूछ ले, कैन अ पर्सन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अनदर? यस ऑफ कोर्स, ऐसा हो सकता है। सिटीजनशिप तो नागरिकता हो गई ना। अब हर देश में नागरिकता का अलग अलग है, कई जो है बाय बर्थ के बेसिस पे देते हैं, कई फिर रेजिडेंस की भी, आप मिनिमम इतना टाइम रहो तब आपको सिटीजनशिप मिलेगी। जबकि नॉर्मल रेजिडेंट, एक नॉर्मल रेजिडेंट होने के लिए आपको दो ही चीजें क्वालिफाई करनी है। फर्स्ट, यू शुड बी लिविंग इन दैट कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर, एंड दिस इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक कि हम इंडिया में ये रूल है, नहीं, ये मैक्रो इज यूनिवर्सल। वो आपकी वो पहली वाली बुक की थी कि वो इंडियन इकोनॉमी का एवोल्यूशन पढ़ रहे थे हम, अब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज यूनिवर्सल, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में भी यही पढ़ रहे हैं, यूरोप में भी यही पढ़ रहे हैं, लैटिन अमेरिका, मतलब सब जगह एक ही है ये, एंड इट रियली वर्क्स। ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है और उसका उतना ही रोल है। तो ऐसा है। तो दो टॉपिक आपको बताए, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री and normal resident of a country. Now next topic is circular flow of income. ऐसे तो छोटे छोटे बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे स्टॉक एंड फ्लो है। स्टॉक एंड फ्लो बोथ आर क्वांटिटीज, दोनों ही मात्राएं हैं, क्वांटिटीज हैं, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है ये। लेकिन एक क्वांटिटी ऐसी है जिसको हम किसी टाइम पे भी मेजर कर सकते हैं, which can be measured at any point of time, जबकि दूसरी वाली क्वांटिटी ऐसी है which can be measured over a period of time, उसको लोग नापने के लिए समय अवधि चाहिए। जैसे हमारी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम किसी भी टाइम पे पूछोगे हम बता सकते हैं इतनी है जी, 33 है, क्योंकि स्टैटिक वैल्यू है ना। लेकिन अगर हम ये बोलें कि J&K में या पूरे इंडिया में इस टाइम कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जब तक हम पढ़ रहे होंगे कुछ नए आएंगे, कुछ ड्रॉप आउट हो जाएंगे, कुछ और भी हो सकता है। और सिंपल लेते हैं एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल, आपके फैमिली मेंबर कितने हैं, कभी भी पूछो आप बता सकते हो। लेकिन हम ये बोलें अगर कि J&K की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप अभी तो नहीं बता सकोगे ना, आपको वो नापने के लिए या एक दिन चाहिए कि कल तक इतनी थी और आज इतनी हो गई न्यू बॉर्न बेबीज डाल के, या आपको एक हफ्ता चाहिए या एक महीना चाहिए या 10 साल चाहिए। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए वी नीड 10 ईयर्स, हर 10 साल के बाद सेंसस आता है। क्यों? क्योंकि वो तो चेंज होता जा रहा है। जैसे और सिंपल कर लो, पानी की टंकी में कितना पानी है, स्टैटिक है, आप बता सकते हो कि भाई 1 फुट है, 2 फुट है, 3 फुट है, बता सकते किसी टाइम पे भी पूछने से। लेकिन जब नल से पानी चलेगा, टैप वाटर को, आप फिर उसको कैसे बताओगे कितना पानी आ रहा है? फिर उसको बताने के लिए तो आप ऐसे ही बोलोगे ना कि मग जो है या 30 सेकंड्स में भरता है, बकेट जो है वो 3.5 मिनट में भरती है, इसी तरह से बोलोगे ना टैप वाटर को मेजर करने के लिए। तो स्टॉक और फ्लो का वही कॉन्सेप्ट है। स्टॉक वो क्वांटिटीज या वो वेरिएबल्स विच आर स्टैटिक, जो स्थिर हैं, ठीक, और फ्लो आर दोज क्वांटिटीज विच आर डायनेमिक या कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूटी में है, चेंज हो चलता जा रहा है वो। फिर स्टॉक कैन बी मेजर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वेयर एज फ्लो कैन बी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
उसको समय अवधि चाहिए, जबकि स्टॉक को कोई समय अवधि नहीं चाहिए। इसी बेसिस पे थर्ड डिफरेंस बना लो कि स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल एंड फ्लो इज टाइम डायमेंशनल। फिर एक और बना लो कि वो स्टैटिक है, वो डायनेमिक है। तो एक टॉपिक ये हो गया आपका कि स्टॉक एंड फ्लो both are quantities, but difference is stock can be measured at any point of time, whereas flow can be measured over a period of time. ठीक। फिर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बड़ा सिंपल सा और कॉमन सेंस वाली बात है, पर समझ आएगा तभी है। 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल। ठीक। 2 सेक्टर जब मॉडल बोलेंगे तो उसमें आ गया हाउस होल्ड सेक्टर, बताता हूं आपको, एंड प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 2 सेक्टर में यही 2 सेक्टर आएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब किसी को अगर यहां पे मान लो उधमपुर में किसी को इंडस्ट्री खोलनी है, तो सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस। ऐसा ही होगा ना। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। जब प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए तो हाउस होल्ड सेक्टर से तो निकलेंगे ना। जमीनें लोग ही तो बेचते हैं, लेबर भी तो हाउस होल्ड से ही जाएंगे, कैपिटल, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, अलग अलग चीज़ों में आप हम ही तो इन्वेस्ट करते हैं। और जो एंटरप्राइजेज होता है, जो एंटरप्रेन्योर है, आजकल उसको एंटरप्रेन्योर भी बोलते हैं भाई, तो हाउस होल्ड सेक्टर से तो जाते हैं। एंड दे प्रोवाइड सर्विसेज, अपनी सेवाएं देते हैं, मतलब प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बदले में देखो, हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। दे ऑफर देयर सर्विसेज फॉर प्रोडक्शन। और ये हो क्या रहा है? ये वही बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही परफॉर्म कर रहे हैं। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताया था ना मैंने आपको, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो वही हो रहा है, बस अब सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर तरीके से हो रहा है। व्हेन हाउस होल्ड से फैक्टर्स प्रोवाइड देयर सर्विसेज फॉर प्रोडक्शन and in return they get फैक्टर इनकम, जिसमें लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो अब हाउस होल्ड में पैसा आ गया ना, काम करने के बदले पैसा मिल गया इनको, सैलरीज आ गई ना सबके पास काम करने पर। फिर इंडस्ट्रीज बना के देती है गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड सेक्टर उसकी पेमेंट करता है। देखो, ये देखो, सबसे पहले मैं सीक्वेंस बता देता हूं इसका। सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने अपनी सर्विसेज दी, विच मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूटेड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। इन रिटर्न दे उनको रिसीव हुआ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जिसको हम फैक्टर इनकम्स बोलते हैं। तो पैसा आ गया इनके पास हाउस होल्ड सेक्टर में। और जो इंडस्ट्रीज सामान बनाती है, गुड्स एंड सर्विसेज,
तो इंडस्ट्री सामान बना के दे रही है और हाउस होल्ड सेक्टर उसी की पेमेंट कर रहा है। ऐसे ही होती है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी बिजनेस में। तो इसको कहा जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर मॉडल। अब इसमें इसी के अंदर एक टॉपिक है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। इन देखो 4 ही ट्रांजैक्शन है ना, ये देखो एक तरफ सर्विसेज जा रही हैं, बदले में इनकम आ रही है, फिर ये गुड्स बना के बेच रहा है और हाउस होल्ड सेक्टर उसकी पेमेंट कर रहा है। 4 ही ट्रांजैक्शन है ना। अब इसमें से जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो रहा है जिन ट्रांजैक्शन में, वो हो गया मनी फ्लो, और जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रही हैं वो हो गया रियल फ्लो। देखो मैं इसको डबल करके दिखा देता हूं आपको, मोटा करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो जो मोटी वाली लाइन है वो मनी फ्लो हो रहा है, उसमें एक तरफ फैक्टर इनकम मिल रही है और दूसरी तरफ वो पेमेंट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। जो डार्क वाली लाइन है ये बन गया आपका मनी फ्लो, और जो पतली वाली लाइन है उसमें क्या है कि सर्विसेज, और एक तरफ फैक्टर सर्विसेज जा रही है और दूसरी तरफ गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे रहा है, ये बन गया आपका रियल फ्लो। तो इसमें 2-3 टॉपिक हो गए। अगर वो पूछता है कि सर्कुलर फ्लो बताओ 2 सेक्टर में, तब आपने 4 ट्रांजैक्शन दिखा देनी है। लेकिन अगर वो बोलता है कि मनी फ्लो बताओ, तब आपने डार्क वाली 2 ट्रांजैक्शन दिखानी है कि हाउस होल्ड सेक्टर को पैसे मिल रहे हैं रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट के फॉर्म में, और हाउस होल्ड फिर उसी को पेमेंट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ये बन जाएगा आपका मनी फ्लो। अगर वो कहता है कि रियल फ्लो बताओ, तब आपने दिखाना है कि एक तरफ से हाउस होल्ड सेक्टर से सर्विसेज जा रही हैं और इंडस्ट्री जो है गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे रहा है। ये बन जाएगा आपका रियल फ्लो। समझ आया नहीं? बोलो अरमानी। सर तो मतलब इसमें 2 साइकिल चल रहे हैं? नहीं, हम इसको अब सिंपल रखो ना। देखो हाउस होल्ड सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रांजैक्शंस किस तरह की होती हैं उसको हम सर्कुलर फ्लो कह रहे हैं, ठीक है। अब 2 सेक्टर के केस में 2 सेक्टर आ गया आपका, हाउस होल्ड सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, या इंडस्ट्रीज कह लो आप उसको। अब किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए होते हैं फैक्टर्स, फैक्टर सर्विसेज। जमीन खरीदेगा, लेबर हायर करेगा, यही सब चलेगा ना सबसे पहले। बदले में उनको फिर इनकम मिलती है विच इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। और इंडस्ट्रीज जब एस्टेब्लिश हो जाती हैं तो वो सामान बनाती है ना, दे प्रोड्यूस गुड्स, सो दे गिव गुड, प्रोवाइड गुड्स टू हाउस होल्ड सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर पे फॉर देयर गुड्स। ये 4 ही ट्रांजैक्शन है व्हेन वी से कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 केस मॉडल। बट विद इन दिस टॉपिक ही मे आस्क, वो पूछ सकता है कि मनी फ्लो बताओ जी आप। तो जिसमें मनी की ट्रांजैक्शन हो रही है इन 4 में से ही, वो दैट विल बिकम अ मनी फ्लो। लुक, हाउस होल्ड सेक्टर को मिल रही है इनकम, पैसा आ रहा है, मनी फ्लो हो रहा है, और वही हाउस होल्ड फिर बाद में पेमेंट कर दे रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो ये हो गया मनी फ्लो। एंड व्हेन वी से रियल फ्लो, तो वो ट्रांजैक्शन जिसमें मनी का कोई लेना देना नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, वो बन गया रियल फ्लो। तो देखो इधर से हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है गुड्स बना के प्रोवाइड कर रहा है, ये बन गया रियल फ्लो। जितना सिंपल करके समझेंगे ना, हमको एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। फिर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड, मैं बुक लेके नहीं बैठा, नहीं तो मैं आपको बुक से पढ़ के बताता। वो तो फिर थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही, उनको लगता है कि
ज़्यादा लिखने से बुक ज़्यादा बिकेगी शायद। किसी भी बुक में देखना, किसी भी टॉपिक में देखना, 2-2 पेज के आंसर्स होते हैं एंड योर फर्स्ट इंप्रेशन इज यार बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं, और आप उसका एसेंस देखोगे, निचोड़ देखोगे, तो हार्डली देयर वुड बी 4 to 5 लाइन्स विच कंटेन्स द होल इंफॉर्मेशन। वो 4-5 लाइनों में पूरी जानकारी होती है सॉरी। तो आप जितना सिंप्लीफाई करके समझोगे तो कंफ्यूजन से बच जाएंगे आप। ओके सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं बेटा, ये तो चलेगा, ये डाउट्स होने भी चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ये आ गया 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है। फिर जैसे हम 3rd सेक्टर बोलेंगे कि इसमें एक सेक्टर और ऐड करना है। ये देखो 2 तो आपको क्लियर हुआ ना कि 2 सेक्टर मॉडल में ऐसा होता है। 3rd सेक्टर इंक्लूड करने से हमने क्या इंक्लूड कर देना, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सिंपल सा है। और सिर्फ बैंक ही नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिसके अंदर आपके LIC का वो भी आ गए, डिपार्टमेंट्स भी आ गए, फिर पोस्ट ऑफिस जैसी जो चीज़ें भी आ गई, बैंक आ गए, फाइनेंस कंपनियां आ गई, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। अब आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ कि हाउस होल्ड सेक्टर का बैंकिंग सेक्टर से या फाइनेंशियल सेक्टर से क्या लेना देना होता है? 2 ही तो ट्रांजैक्शन होती हैं, या तो हम अपनी सेविंग्स यहाँ जमा कराते हैं या हम लोन लेते हैं, बोरो करते हैं। 2 ही ट्रांजैक्शन है ना इसकी बैंक्स के साथ। हमारा, आप अपने घर में देख लो कि आपका बैंक से क्या नाता है, हाउ यू आर रिलेटेड टू बैंक्स। ईदर यू डिपॉजिट योर सेविंग्स और यू बोरो मनी। इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता ना। तो वही 2 ट्रांजैक्शन है इसकी कि हाउस होल्ड डिपॉजिट्स लिख लो या सेविंग्स लिख लो। सेविंग्स को डिपॉजिट करता है या फिर उससे बोरो करता है। सेम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अपनी सेविंग्स या डिपॉजिट्स बैंक में डालता है और बदले इन रिटर्न या उसको चाहिए हो तो वो बोरो भी करता है, लोन लेता है। ये बन गया आपकी ट्रांजैक्शन, सिंपल। इसके अलावा तो बैंक कुछ नहीं करता। और ठीक है, अब इसमें हम चौथा सेक्टर डालना होगा, वो आ जाएगा गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के साथ हमारा क्या लेना देना है? एक तो हम डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम पे लगता है टैक्स, वो देते हैं सरकार को। वी पे डायरेक्ट टैक्सेस टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इन रिटर्न प्रोवाइड्स पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज टू हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे स्ट्रीट लाइट्स, गार्डन्स, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सच थिंग्स। तो वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज देता है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपना जो टैक्स पे करता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स या कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं, जो कि प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होता है। वो उसको हम जैसे डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। अब इसमें जगह नहीं है ना, आई डोंट हैव अ स्पेस। तो हाउस होल्ड सेक्टर का गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन एक है कि वी पे डायरेक्ट टैक्सेस टू गवर्नमेंट। इनकम टैक्स भी कहते हैं उसको, पर्सनल टैक्स भी कहते हैं, या डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। एंड इन रिटर्न गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज टू हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, सब्सिडीज वगैरह भी देता है, लेकिन सब्सिडीज में इंडस्ट्रीज के साथ ही चलती है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गवर्नमेंट को पे करता है जो टैक्स, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, विच इज अ टैक्स ऑन प्रॉफिट। And in return, government provides subsidies and other facilities to manufacturing sector. चलो आज इसको हम यहीं पे रोकते हैं। वी विल कंटिन्यू विद इसको, हम कल इसी यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे ना। आज स्ट्रेंथ भी कम है थोड़ी सी।
हार्डली 17 बच्चे हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे करेंगे। लेकिन जिनको जिन 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 टॉपिक्स हमने आज किया है ना, इनको एक रीडिंग पक्का मारना आज आप ना, वो आपको कुछ टॉपिक्स क्लैरिटी ले आएंगे दिमाग में। क्योंकि एम्बिग्यूटी थोड़ा सा नहीं रहने देनी है, उसको क्लियर क्लियर रहेगा तो ठीक रहेगा वो।